बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. Today we start with the name of Allah, the most beneficent and ever merciful. Welcome to all the parents and students in the academic week number 12, and today we are revising our next chapter, that is chapter number 9 and chapter number 10. Well, this is class 8 and period is mathematics, and today we are discussing our chapter number 9, a very simple and short chapter after chapter number 8. In the last video class we have revised our chapter number 8, that is further trigonometry, and in this chapter we have studied the 4 different concepts regarding the trigonometry. Number 1, the sine and the cosine for the obtuse angle. Number 2, the area of the triangle. Topic number 3 was sine rule, and the topic number 4 was cosine rule. And today we are discussing the next chapter, that is chapter number 9. In chapter number 9 we will also discuss the trigonometry, but we will discuss the applications of the trigonometry. चैप्टर नंबर 8 में हमने ये पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स प्लस उसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अब हम चैप्टर नंबर 9 में ये सीखेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से अप्लाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एज यू कैन सी दैट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, इसका नेम भी यही है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि आप इस चैप्टर को या इस कॉन्सेप्ट को जो आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है, इससे आप प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक नंबर 1. टॉपिक नंबर 1 इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन. बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक वी मस्ट नो दैट व्हाट इज एन एंगल. एज यू आर स्टडिंग द ट्रिग्नोमेट्री, सो यू मस्ट नो दैट व्हाट इज एन एंगल. यस, व्हाट इज एन एंगल? एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू डिफरेंट रेज that join or that intersect at a point, and this point is known as the vertex, and this point becomes the angle for the two rays or the two lines. जब भी आपकी दो रेज या दो लाइंस आपस में कंबाइन होंगी, यूनियन बनाएंगी, एक पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट हो जाएंगी, तो वो जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उनका ज्वाइंट है, वही पॉइंट हमारा वर्टेक्स कहलाएगा, और उसी पॉइंट की वजह से हमें हमारा एंगल मिलता है. इन सिंपल वर्ड्स, एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम one line to another line. For example, this is one line, I am using this section. Yes, this is one line and this is another line. This is the point of intersection of these two lines. This is known as vertex, and this amount of rotation, ये amount of rotation एक लाइन से दूसरी लाइन का आपका एंगल कहलाएगा. अब हमें ये पढ़ना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है. एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन पढ़ने से पहले हमें वर्ड एलिवेशन और डिप्रेशन पता होना चाहिए. एलिवेशन क्या है? एलिवेशन की उर्दू मीनिंग अगर हम इंटरनेट पर सर्च करें या अपनी डिक्शनरी में सर्च करें तो एलिवेशन के मीनिंग होते हैं बुलंदी, यानी किसी भी लेवल ग्राउंड से, सरफेस लेवल से किसी भी चीज़ की जो ऊंचाई है वो उसकी एलिवेशन कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, अब आपका जो कैमरा जो उस वक्त मुझे रिकॉर्ड कर रहा है वो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है, कितनी बुलंदी पर है, ये आपके एंगल की कहलाएगी, या आपके कैमरे की एलिवेशन कहलाएगी. ठीक है, अब हम इसे एंगल ऑफ एलिवेशन को के टॉपिक को क्लियर करते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन ऑब्जर्वर, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ. ऑब्जर्वर कौन है? वो शख्स जो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़े होकर, एक ग्राउंड लेवल पर खड़े होकर किसी दूसरी चीज़ का मुशाहिदा कर रहा है, यानी उसे ऑब्जर्व कर रहा है. अब मैं इस कैमरे की तरफ देख रही हूँ. अब मैं अगर इस कैमरे से अपनी नज़र ऊंची कर लूँ और मैं छत की जानिब यानी रूफ की जानिब देखने लगूँ, तो क्या होगा? सीलिंग की तरफ जब मैं देखूंगी तो होगा ये कि मेरे पॉइंट से छत की जानिब जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन.
तो एंगल ऑफ एलिवेशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारा ऑब्जर्वर है जिसे हम बोर्ड पर बना रहे हैं जस्ट लाइक अ डमी, ये हमारा ऑब्जर्वर है विद 2 legs एंड 2 ब्यूटीफुल हैंड्स। ये इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, इस पॉइंट को हम पॉइंट पी का नेम दे देते हैं। अब इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बी की तरफ होनी चाहिए, लेकिन इसने ऑब्जर्व करना है ऊपर मौजूद एक ट्री को, टॉप ऑफ द ट्री को। तो टॉप ऑफ द ट्री की वजह से अब पॉइंट पी पर ऑब्जर्वर की तरफ जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जो इसका यहाँ एंगल है, यानी जो आपका ट्री है वो अपने लेवल ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, उसकी ऊंचाई इस एंगल की वजह से ही हमें पता चलेगी। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? जो एंगल हमारा ग्राउंड लेवल की तरफ बनेगा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, मीन्स ऑब्जर्वर की तरफ जो बनेगा। अब हमने इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज किया और यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग ड्रॉ की। इस बिल्डिंग में, दिस इज अ बिल्डिंग, हियर इज एन ऑब्जर्वर, यहाँ पर भी एक पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में मौजूद है। अब जब भी हम किसी भी जगह पर खड़े हों, ऊंचाई पर खड़े हों या लेवल ग्राउंड पर खड़े हों, हमारे जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट कहते हैं नज़र को, हमारी नज़र हमेशा सीधी ही पड़ती है। तो इनकी लाइन ऑफ साइट तो होनी चाहिए ये पॉइंट पी पे। अगर ये खड़े हैं तो इनको पॉइंट क्यू पर देखना चाहिए, लेकिन ये जो पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ मौजूद है, हमारे ऑब्जर्वर, ये इस नीचे रोड पर यहाँ एक कार मौजूद है, एक गाड़ी मौजूद है। ये उस गाड़ी को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब जब ये गाड़ी को ऑब्जर्व करेंगे तो यकीनन इन्हें नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। इस पॉइंट को हम नाम देते थे पॉइंट आर का। ठीक, तो जब हमारा ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देखेगा तो लाइन ऑफ साइट और इस लाइन में, यानी हमारी इस नीचे वाली लाइन में जो दो हमारे एंगल बनेंगे, यहाँ पर ये एंगल हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। जब आपका ऑब्जर्वर लेवल ग्राउंड पर खड़ा होगा तो ऑब्जर्वर के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। जब आपका ऑब्जर्वर एक हाइट के ऊपर खड़ा हो गया और हाइट की तरफ से एक एंगल बनाया जा रहा है, ऊंचाई से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, तो ऊंचाई पे बनने वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। हाउएवर, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके नीचे शिफ्ट कर लेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब हमें जरा इसमें से ये हटा देते हैं, एक्स्ट्रा जो हमने शेप्स ड्रॉ की थी, ये आ गई हमारी लाइन। ठीक है, अब एक लाइन है आपके पास, ये पर्टिकुलर लाइन, इसका जो यहाँ एंगल है, तो अब यहाँ पर भी यकीनन एक हॉरिजॉन्टल होगा। तो हॉरिजॉन्टल ये भी है, हॉरिजॉन्टल ये भी है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है ऑब्जर्वर की। तो इस लाइन के दोनों एंड्स पर जो एंगल है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो एंगल यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल ये 35 डिग्रीज का एंगल है, तो इस लाइन के अपोजिट साइड पर दूसरे हॉरिजॉन्टल के साथ भी ये एंगल 35 डिग्रीज ही होगा। तो जिस तरह एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा आपको बेस साइड पर यानी नीचे की तरफ दिया जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको हमेशा ऊपर की तरफ बनाना है। फिर आप जो ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन पर, उसे अप्लाई करके इन दोनों एंगल्स को क्या कर लेंगे, ऊपर वाले एंगल को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। तो इस तरह आप इसे राइट एंगल ट्रायंगल में इजीली कंसीडर कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन्हें हम अपनी एक्सरसाइज में कैसे अप्लाई करें। देखें, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं 9th A में, उसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं। बिल्डिंग के बारे में बात की जा रही है, क्लिफ के बारे में बात की जा रही है, काइट के बारे में बात की जा रही है। हर वो ऑब्जेक्ट जो एक हाइट रखता है, एक ऊंचाई रखता है, एक बुलंदी रखता है, उसके बारे में बात की जा रही है। और हमें क्या करना है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके दो चीज़ों के लिए हमें काम करना है। नंबर 1, या तो हम 9th A में मालूम कर रहे हैं डिस्टेंस, हम एक्सरसाइज 9th A की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम मालूम करेंगे डिस्टेंस, या फिर हम किसके लिए वर्क कर रहे हैं, हाइट के लिए। ठीक है, दो ही हमारे जो है वो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज का समझ लें ओवरऑल क्राइटेरिया है। या तो मुझे डिस्टेंस मालूम करना होगा कि भाई मिसाल के तौर पर एक दीवार है, ये एक दीवार बना ली हमने कि एक दीवार है और यहाँ पर एक टेबल रखी हुई है। ठीक, तो इस दीवार से इस टेबल का फासला बताइए, जबकि दीवार की हाइट जो है वो हमें दे दी गई, भाई दीवार जो है हमारी 10 फीट ऊंची है, 10 फीट ऊंची दीवार है। तो टेबल और हाइट का आप बताइए डिस्टेंस, टेबल और वॉल का
जबकि आपके जो एलिवेशन है टेबल से वॉल के टॉप की तरफ वो हम रख लेते हैं 45 डिग्री से रख लेते हैं। तो अब आप देखें इस क्वेश्चन में कितनी आसानी से हम एंगल ऑफ एलिवेशन अप्लाई करेंगे। बिल्कुल एक प्रैक्टिकल कंडीशन है, हमारे घर में हर तरफ दीवार होती है, दीवार से कुछ फासले पर यकीनन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे हुए होते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स का हम एलिवेशन अगर हमें पता हो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हम इसका ये डिस्टेंस d भी मालूम कर सकते हैं और हम ये हाइट यानी h भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। इनको फाइंड करने के लिए जिस तरह प्रीवियस चैप्टर में हमने डिफरेंट टॉपिक्स में डिफरेंट फॉर्मूला डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ी हैं, यहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही हमेशा अप्लाई करनी है, इसके अलावा कोई नया फॉर्मूला नई इक्वेशन हम ऐड नहीं करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं पिछली क्लास में आपको पढ़ाया गया है वीडियो क्लास में, और उसकी डिटेल के लिए आप वीडियो दोबारा से वॉच करेंगे और अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अंडरस्टैंड करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम क्यों अप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जब हम एलिवेशन या डिप्रेशन को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट लाइंस हैं, ये सब आपस में मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप जो है वो ले लेते हैं, उस शेप में आ जाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में आ जाते हैं। इसी वजह से हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से ही हम इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट फॉर्म्स में अप्लाई करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर हाइट गिवन है और एंगल गिवन है, मुझे डिस्टेंस मालूम करना है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एडजेसेंट साइड फाइंड करना है, अपोजिट साइड मुझे गिवन है, तो मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूंगी? मैं अप्लाई करूंगी कॉस यानी कर्ली ब्राउन हेयर्स। कॉस इज इक्वल्स टू कॉस फॉर एनी एंगल इज इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर अपोजिट। कॉस अप्लाई नहीं करेंगे, टेंजेंट अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ हमें हाइपोटेनस गिवन नहीं है, तो हम अप्लाई करेंगे टेन टू प्रोड्यूस ब्यूटी। तो हमने टेंजेंट फॉर ए परपेंडिकुलर साइड हमारा अपोजिट साइड और ये आ जाएगा हमारा एडजेसेंट साइड। और मोस्टली क्वेश्चन में आप देखेंगे कंटेंट सॉल्यूशन से भी आप देख सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे आप जब भी ऑब्जर्व करना, मोस्टली क्वेश्चन में हमने टेंजेंट की ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई की है। उसकी सिर्फ यही एक रीजन है कि एडजेसेंट और अपोजिट जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साथ साथ है वो सिर्फ टेंजेंट ही है, इसलिए हमने तकरीबन हर सवाल में ही टेंजेंट को यूज किया है। अब आपको अपोजिट साइड आ जाएगा 10, बेस आपको फाइंड करनी है, इसे आप डी बना लें, 10 आपने अप्लाई कर दिया ए पर। अब एंगल हमारा थीटा जो है सब वो 45 डिग्री से हमने वो यहाँ पर लिख लिया। अब आप क्या करोगे, डी को यहाँ मल्टीप्लाई करवाओगे और 10 45 डिग्री से यहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड किससे, 10 से। तो इस कंडीशन में जो आपका आंसर है वो आप 10 को 10 45 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो आपको अपनी टेबल से वॉल के बेस तक का डिस्टेंस जो है वो इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखा स्टूडेंट्स आपने कितनी आसानी से हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। इसी तरह से हम हाइट भी फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह से हम एंगल ऑफ एलिवेशन भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट का जिसकी हमें कुछ ना कुछ डिटेल्स ऑब्वियसली गिवन होती है। तो ये था हमारा टॉपिक एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, 4 लाइंस के इसके सॉल्यूशंस हैं, तो वो आपने खुद पढ़ने हैं, खुद सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपको लाइव क्लासेस में सब कुछ क्लियरली इंडिविजुअली पढ़ाया गया है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेरिंग। बेरिंग क्या है? बेरिंग का वर्ड जैसे हम यूज करते हैं तो वो जो एक हमारे पास एक कंपोनेंट होता है, फिजिकल कंपोनेंट जो एक मेटल का होता है, जैसे आयरन लाइक समथिंग, और हम इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हैं, बिल्कुल वो हमारे माइंड में एक चीज आ जाती है। तो बेरिंग, व्हाट इज बेरिंग? हेयर बेरिंग इज रिप्रेजेंटिंग एन एंगल। बेरिंग एक एंगल का नाम है और ये एंगल जो है आपका, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर किया जाता है एक सर्कुलर मोशन में। तो अब हम यहाँ पर बेरिंग की एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बेरिंग की एक डेफिनेशन भी आपको लिखवाई गई है कंटेंट सॉल्यूशन में। बेरिंग एक एंगल है जो कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर किया जाएगा, और आपको ख्याल इस बात का रखना है कि बेरिंग में हमेशा 3 डिजिट्स लिखे जाते हैं। अगर मेरा कोई एंगल 0 से लेकर यानी 1 डिग्री से लेकर 99 डिग्री तक है, लेस देन 100 है, क्योंकि वो सब 2 डिजिट नंबर होते हैं, तो आप हमेशा उन नंबर से पहले एक इजाफी 0 यानी एक एडिशनल 0 लिखोगे, ताकि हम 3 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी बेरिंग जो लिखने का तरीकाकार है, द वे यू आर राइटिंग, उसके लिए आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे इन द एग्जामिनेशन सेशन।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बेरिंग का आंसर 36 डिग्रीज है एंगल, तो मैं इसे हमेशा 036 डिग्रीज लिखूंगी, यानी 3 डिजिट फॉर्म में लिखूंगी। और नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर होने का मतलब ये है कि आप इसके लिए एक नॉर्थ डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, अपर डायरेक्शन हमारी नॉर्थ होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आ गई हमारी 4, नॉर्थ डायरेक्शन ये आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल हमें एक लाइन यहाँ पर मौजूद है इस तरह से। अब मैंने आपसे कहा कि बेटा आप मुझे एक काम कीजिए, बेरिंग बताइए इस लाइन की, इस लाइन का नाम है लाइन बी, इस पॉइंट तक की बेरिंग बताएं आप, पॉइंट बी तक की, या आप इस लाइन ए बी की बेरिंग बताएं, बात एक ही है। अब आप क्या करोगे, आपने नॉर्थ डायरेक्शन से इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करनी है और यहाँ से आपने एक एरो बनाना है, एक बहुत ही खूबसूरत सा कर्व, उससे लाकर आपने इस लाइन पर करना है टच और आपने बना देना है एरो। अब हमें ये पता होना चाहिए बेरिंग के लिए हमें यकीनन कुछ ना कुछ एंगल्स गिवन होते हैं। हमारे पास टोटल डिग्रीज हैं 360 डिग्रीज, ठीक है, वो पूरे एक सर्कुलर मोशन में कवर होते हैं इस तरह से। अगर हम अपना प्रोटेक्टर देखें जो हमारी डी कहलाती है, तो हमारे प्रोटेक्टर में ऊपर 180 डिग्रीज होती हैं, सेमी सर्कल होता है वो, यानी आधा सर्कल होता है, आप उसे हाफ सर्कल भी कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकल टर्म्स में हम उसे सेमी सर्कल कहते हैं। Semicircles covers 180 degrees and if we draw the 2 times of this semicircle, so it becomes 180 plus 180 is equals to 360 degrees. तो ये complete circle is representing your 360 degrees, यहाँ आपकी 360 degrees होती हैं। अब अगर हम इसमें 4 sections draw कर लें, मीन्स हम इसे पहले सेमी सर्कल करें with the help of a vertical line, फिर हम इसे एक और horizontal line की मदद से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो अब ये 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स में यानी पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इनमें से हर एक पार्ट एक क्वाड्रेंट कहलाता है, ये भी हमने लास्ट ऑनलाइन क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ा था। अब हर एक क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री होता है, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270 डिग्रीज, 270 प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट यूज हो रहा है, तो आपने सेकंड क्वाड्रेंट से यहाँ से वर्क स्टार्ट करना है। इस लाइन को हम यहाँ से बना लेते हैं और इस पॉइंट ए को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब आपने इस लाइन की तरफ रोटेशन निकालनी है, यहाँ का आपको एंगल बता दिया गया कि भाई ये एंगल जो है वो 30 डिग्रीज है। कितनी डिग्रीज है, 30 डिग्रीज। इसे हम रीड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम इस पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बन गई नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि हमारी जो डिग्रीज हैं वो 4 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड हो जाएं। अब ये मेरी लाइन बी जो कि मेरी गिवन लाइन है और यहाँ मुझे एक एंगल गिवन है 30 डिग्रीज, और नोट दैट कि ये एंगल आपका बी लाइन के बाद है, तो ये एंगल बी लाइन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। बी लाइन का जो आपका एंगल है या जो बेरिंग है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए इस नॉर्थ डायरेक्शन से इस लाइन तक का जो आपका रोटेशन है, जो एंगल है वो है टोटल 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज में से अगर हम ये एक्सेप्शनल एंगल यानी एक्स्ट्रा एंगल जो है हमारे पास, इसे हम लेस कर दें तो 90 डिग्रीज लेस 30 डिग्रीज इट विल बिकम द 60 डिग्रीज। तो यहाँ पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी आपकी जो बेरिंग है वो आ जाएगी 60 डिग्रीज। और बेरिंग को लिखने का तरीकाकार क्या है, इसको हम किस तरह से मेंशन करते हैं आप देखेंगे एक्सरसाइज में भी हर आंसर हमने ऐसे ही लिखा है, डिटेल से हम लिखते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में इसका आंसर मेंशन किया रहेगा, हम लिखेंगे द बेरिंग ऑफ, किसकी बेरिंग हमने फाइंड की है, बी की। किस पॉइंट से ली है, फ्रॉम ओ, ओरिजिन पॉइंट से ली है, इज कितनी है 60 डिग्रीज। अब हमें पता है हम बेरिंग मेंशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे 3 डिजिट नंबर लिखने के लिए यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा और यही मेरा फाइनल आंसर बनता है। क्लियर। तो ये था आपका बेरिंग का टॉपिक। इससे रिलेटेड हमने 4 सवाल किए हैं, 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 है, 6 है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, वो भी आप उन्हें खुद कंसीडर करेंगे और कंटेंट सॉल्यूशन की मदद से उन्हें अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। हर चीज क्लियर लिखी हुई है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो इसके साथ ही अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना तीसरा टॉपिक। थर्ड टॉपिक है हमारे पास 3D प्रॉब्लम्स, मीन्स द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग 3D ऑब्जेक्ट्स। प्रॉब्लम्स मीन्स क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जिसमें हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? 3D objects are the objects that have the 3 different dimensions. Dimensions क्या होती हैं? Dimensions means the measurements. एक ऐसी डायग्राम जिसमें हम 3 तरह की लेंथ मालूम कर सकें या जिसमें 3 तरह की लेंथ मौजूद होती हैं, उसे हम कहते हैं 3D ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल
हम अपनी बुक से एक एग्जाम्पल लेंगे। ये बुक है मेरे पास, जब तक ये बुक मैं आपके सामने इस तरह फ्लैट पोजीशन में रखूंगी तो ये एक 2D शेप रहेगा, यानी 2 डायमेंशनल शेप। 2 डायमेंशनल का मतलब ये है इसमें सिर्फ 2 डायमेंशंस हैं, 2 लेंथ्स हैं। वो 2 लेंथ्स क्या है? नंबर 1 इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यानी इसकी जो हाइट है और जो इसकी लेंथ है, जो इसकी ब्रेथ है, आपने उसको कंसीडर करना है। एक मेजरमेंट यहाँ पर है, एक मेजरमेंट यहाँ पर है। इन 2 मेजरमेंट्स, इन 2 लेंथ्स की वजह से ये शेप आपकी एक 2D शेप कहलाएगी, यानी 2 डायमेंशनल शेप, जिसे ऑब्वियसली हम एक फ्लैट शेप कहते हैं। 3D ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, इसी बुक को मैंने आपके सामने रोटेट किया ऊपर की तरफ और ये बुक आपके सामने ऐसे रख दी। और जब आप इस बुक को इस एंगल से देखोगे तो आप देखें ये पूरा जो आपके पास 2D सेक्शन था ये पूरा इंक्लूड होगा। एक लेंथ, दूसरी लेंथ, 2 लेंथ्स आपकी 2 डायमेंशंस ये कवर हो जाएंगी। फिर जब आप इसे रोटेट करोगे तो देखें एक लेंथ ये भी है, जिसे हम इस बुक की मोटाई कहेंगे उर्दू में, यानी इसकी क्या कहेंगे बताइए? विड्थ कहेंगे, यानी ये किताब कितनी मोटी है। तो इस किताब की जो लेंथ है, इसको जब हम थर्ड को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास 3 डायमेंशंस बन जाएंगी। लेंथ नंबर 1, लेंथ नंबर 2, लेंथ नंबर 3। तो इन 3 लेंथ्स की वजह से हमारी जो ऑब्जेक्ट है, जिसे हम बुक कहते हैं, जो कि हमारी बुक है मैथमेटिक्स की, ये बन जाएगी एक 3D ऑब्जेक्ट। तो 3D ऑब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ा? 3D ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ा कि 3D के मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। And 3 dimensional means having 3 लेंथ्स, कि इसमें आपके पास 3 लेंथ्स होनी चाहिए, ठीक है जी। अब इस डायग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये, कि यहाँ पर आपके पास जो एंगल हैं वो तमाम एंगल हमेशा राइट एंगल ही होते हैं, चाहे वो एंगल 3D ऑब्जेक्ट की वजह से दिखने में हमें लेस देन यानी छोटा और ग्रेटर देन यानी बड़ा 90 डिग्री से कम या ज्यादा भी लग रहा है अगर से हमें देखने में, लेकिन उसकी मेजरमेंट हमेशा 90 डिग्रीज ही होगी। अब ये कैसे मिस कह सकती हैं? देखिए अगेन हम अपनी बुक कंसीडर करेंगे। अगर हम अपने इस टॉप साइड को देखें, चाहे ऐसे देखें चाहे ऐसे देखें, तो देखें हर कॉर्नर पर जो एंगल है वो एक राइट एंगल ही है, यानी 90 डिग्रीज का ही एंगल है। आप ये वाला साइड देखो, यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसके 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं, 4 एंगल हैं, चारों के चारों राइट एंगल हैं। आप ये सेक्शन देखिए, यहाँ पर भी चारों एंगल राइट एंगल हैं। आप ये वाला सेक्शन देखिए, ये वाला रेक्टेंगल इस साइड से देखिए, तो 1 2 3 4 ये चारों भी राइट एंगल हैं। इसी तरह से जब आप इसे बैक साइड से देखते हैं तो ये भी क्या है, चारों एंगल आपके पास राइट एंगल ही हैं। तो इससे ये बात प्रूफ हो गई कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में मौजूद हर एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का ही होता है, यानी एक राइट एंगल होता है। और हमें क्या करना होता है, उसे 90 डिग्री ही हमने कंसीडर करना है, एज 90 डिग्री एंगल ही हमें उस पर वर्क करना है, चाहे वो दिखने में हमें कैसा भी लगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक 3D स्क्वायर बनाऊं, ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप है, एक कॉर्नर हमने यहाँ से निकाला, एक कॉर्नर हमने यहाँ से निकाला, एक कॉर्नर हमने यहाँ से निकाला, उसके बाद हमने इनको इस तरह से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो आप देखें ये एंगल दिखने में क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये भी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये भी ग्रेटर देन 90 डिग्री। लेकिन जब आप इसे एक्चुअल में देखेंगे, ऑब्जेक्ट को रोटेट करके घुमाकर चारों तरफ से देखेंगे, तो ऑब्वियसली ये भी क्या है, 90 डिग्रीज के ही एंगल्स हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। 3D ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आपकी बुक में गिवन हैं और आपको कंटेंट सॉल्यूशन में सॉल्व करवाए गए, उन तमाम तर सवालात का निचोड़ हासिल यही एक बात है कि हर एंगल एक राइट एंगल है, सिवाय उस एंगल के जिसके बारे में हमें ये बता दिया जाए कि ये राइट एंगल नहीं है, या हमें उस ट्राइंगल का कोई दूसरा नाम दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल हमसे कह दिया जाए कि भाई ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो हमें ये बात पता है कि उसमें अब जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा ही होगा। अगर हमें सवाल में ये बात बता दिया जाए दैट दिस एंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होने का मतलब ये है कि अब उसमें जितने भी एंगल होंगे वो सब एक्यूट ही होंगे, वो ऑब्ट्यूज नहीं हो। ठीक है जी।
इसके अलावा अगर किसी ट्रायंगल की कोई डिफरेंट सी शेप, कोई टेढ़ी सी डायग्राम ट्रायंगल की बनी हुई है और हमसे कहा जा रहा है कि भाई यहाँ 90 डिग्री है या 90 डिग्री वाली लाइन जो स्क्वायर हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, अगर वो बना हुआ है तो वो 90 डिग्री ही होगा और आप उसे 90 डिग्री ही समझोगे और कंसीडर करते हुए उसी लिहाज से उसकी आप करोगे वर्किंग। अब 3D ऑब्जेक्ट्स को सॉल्व करने के लिए जिन जिन टेक्निक्स का, जिन जिन बातों का हमने ख्याल रखा है या आप समझ लें जिन जिन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का हमने यूज किया है, अब मैं उसकी एक लिस्ट बनाने लगी हूं और एंड आई होप कि आपको ये सब चीजें पहले से ही पता हैं। आप समझ लें कि चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 सबको कलेक्ट करके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, जितने भी रूल्स, जितनी भी इक्वेशंस, जितने भी फॉर्मूला हमने डिस्कस किए हैं, उन सबको कंबाइन करके हम 9C में लेकर आ जाते हैं। यानी आपका टॉपिक नंबर 9.3 रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी एक्सरसाइज 9C को। ये टॉपिक आपका एक्सरसाइज 9th B था और ये टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 9th A। इससे मैं यहाँ पर 9C की बात कर रही हूँ, लास्ट एक्सरसाइज हमारी इस चैप्टर की। सबसे पहले हमें जिस चीज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है बार बार, वो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नंबर 1। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होती हैं बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। काइंडली वॉच अगेन द वीडियो नंबर 1 फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। नंबर 2 हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम आप सब जानते हैं, यू आर डिस्कसिंग, यू आर स्टडिंग दिस थ्योरम फ्रॉम योर क्लास 6। Pythagoras theorem is such an equation in which we have the equality for the 3 different sides of a right angle triangle. In this equation we are having the equality of the hypotenuse to the 2 remaining sides of a right angle triangle, जिसमें आपके hypotenuse का स्क्वायर यानी longest side के स्क्वायर हमेशा बराबर होगा adjacent स्क्वायर प्लस opposite स्क्वायर के, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस o स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन है पाइथागोरस थ्योरम की। और हम इसे अप्लाई कब करते हैं? इसे हम अप्लाई करते हैं जबकि हमारे पास किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड गिवन हो और तीसरा साइड हमें फाइंड करना हो, तो इस कंडीशन में हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चन में एक्सरसाइज 9C में साइन रूल को भी अप्लाई किया, कहीं कहीं हमने कोसाइन रूल को भी सॉल्व किया है। आप इसे चेकआउट करेंगे अच्छी तरह से। और इसके अलावा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई और दूसरी किसी चीज़ का इस्तेमाल किया है। एक चीज़ हमारी और है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है कंसिडरेशन। क्या है बताइए? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन वैसे तो कोई अलग से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या ट्रिक या लॉजिक नहीं है। कंसिडरेशन आपने ये हमेशा याद रखना है कि अगर हम एक ट्रायंगल के एक साइड पर काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसी ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे हर रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको 4 डिफरेंट कैलकुलेशंस, अलग अलग साइड्स, अलग अलग एंगल्स कैलकुलेट करके दिखाने हैं, तो उसके लिए आपके पास हर साइड के पर काम करते हुए कंसिडरेशन अलग होगी, अलग ट्रायंगल कंसिडर होगा और आप उसमें हर कंसिडरेशन की डायग्राम क्या होगी आपके पास अलग होगी। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पार्ट सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप नेक्स्ट कंसिडरेशन करेंगे। एक बड़ी डायग्राम, एक जंबो डायग्राम, एक कॉम्बो डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। पार्ट वाइज आप उसे कंसीडर करते जाओगे, उसकी डायग्राम बार बार ड्रॉ होंगी, हर डायग्राम का डेटा अलग लिखा जाएगा और हर डायग्राम का सॉल्यूशन भी अलग होगा। तो इस तरह से आप जो प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी 3D ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, उन पर को आप वर्कआउट करोगे और उन्हें सिंप्लीफाई करोगे। तो ये था हमारा ओवरऑल रिव्यू फॉर चैप्टर नंबर 9। मैं आपको दोबारा से एक्सरसाइजेस बता देती हूँ। ये हमारी एक्सरसाइज 9th है जिसमें हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन पढ़ा है। ये हमारी एक्सरसाइज 9th B है जिसमें हमने टोटली डिस्कस की है बेरिंग्स। और ये है हमारे 3D प्रॉब्लम्स जो कि हमने डिस्कस किए हैं एक्सरसाइज 9C में। ठीक है जी, अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10। मिस वीडियो रोक दें। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नेम है आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर एंड रेडियन मेजर्स। तो इस चैप्टर में जो 2 मेन टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारा टॉपिक नंबर 10.1 दैट इज आर्क लेंथ, और टॉपिक नंबर 2 है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब लेंथ हम किसे कहते हैं? लेंथ हमें पता है, लंबाई को, मेजरमेंट को लेंथ कहा जाता है। आर्क किसे कहते हैं ये आपको मालूम नहीं होगा। चैप्टर नंबर 10 हमारा कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है सर्कल पर। अब सर्कल का डायग्राम
यानी सर्कल के जो ये मेन टॉपिक्स हैं, यानी आप समझ लें फर्दर टॉपिक्स हैं, बड़े टॉपिक्स हैं, आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें पढ़ने के लिए हमारे पास सर्कल की पूरी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा कोशिश करते हैं कि बगैर कंपास के हम यहाँ एक अच्छा सा सर्कल ड्रॉ कर लें और तकरीबन हम अपनी कोशिश में कामयाब हो गए। थोड़ी सी इसमें हमें करेक्शन करनी होगी। यस, दिस इज अ सर्कल। A circle has an origin point that is always represented by capital O। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट पे भी हमने ऑनलाइन क्लास में बहुत डिटेल पे बात की थी। ओरिजिन पॉइंट मीन्स द स्टार्टिंग पॉइंट। जब हम पेपर पे सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम पेपर के ऊपर कंपास की निब रखते हैं, उसके बाद पेंसिल की मदद से अपना सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो जिस पॉइंट पर हम अपने सर्कल की अपने कंपास की निब अपने पेपर पे प्लेस करते हैं वही पॉइंट हमारा बाद में ओरिजिन पॉइंट मीन्स द सेंटर ऑफ द सर्कल बन जाता है। और उसके बाद जब हमने अपनी पेंसिल की रोटेशन स्टार्ट की तो ये जो पूरी लाइन, जो पूरा कर्व आपने बनाया है, इस कर्व को हम कहते हैं कंटिन्यूअस कर्व, और इस कर्व का नाम है द आउटलाइन ऑफ द सर्कल और द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इस कर्व को कहते हैं हम सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का ये सर्कमफेरेंस है, और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 पाई r। ठीक है जी, दो बातें हो गई, सेंटर हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरी फंडामेंटल नॉलेज जो हमारे पास होनी चाहिए वो है रेडियस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल? द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज सिंपली द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस और द आउटलाइन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इस आउटलाइन पर अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले लें, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का मैंने नेम रख दिया, भाई ये हमारा पॉइंट क्या है, पॉइंट ए। तो अब इस पॉइंट O से पॉइंट A तक का जो डिस्टेंस है, ये तो हमारी लाइन है, इस लाइन को, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस। ये डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। अब पॉइंट आपका अगर ये यहाँ चला जाए B, ठीक है जी, और हमने B से O की तरफ एक लाइन बना दी, तो अब ये OB भी आपका क्या कहलाएगा, रेडियस ही कहलाएगा। आप इसे कोई दूसरी मेजरमेंट का नाम नहीं देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपके पास MCQs आ जाता है, इस तरह की एक डायग्राम बनी और आपको दिया गया है कि भाई O से लेकर A तक की जो मेजरमेंट है वो है R = 4 सेंटीमीटर, तो आप O से लेकर B तक का फासला बताएं। तो आंसर आपका क्या है, R = 4 cm ही है, बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ वन सेम सर्कल। अब हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारे पास डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज यूजुअली द डबल ऑफ द रेडियस। ओरिजिन पॉइंट है ये हमारे पास पॉइंट A था, मैंने O से लेकर एक लाइन ड्रॉ की, ये रेडियस बन गया। अब यहाँ मैंने बिल्कुल इसके सामने A के बिल्कुल अपोजिट एक पॉइंट और लिया, पॉइंट B, और B को भी O से ज्वाइन कर दिया। अब देखें, O से लेकर A तक एक रेडियस, O से लेकर B तक दूसरा रेडियस। जब ये 2 रेडियस आपस में मिल जाएंगे, यानी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो हमारे पास बन जाएगा एक डायमीटर, जिसका आंसर बन जाएगा 8 cm। तो जब आप अपने रेडियस को, डायमीटर का फॉर्मूला क्या बना इस तरह, जब हम अपने रेडियस r को 2 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास एक डायमीटर आ जाएगा। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, जब आप अपने डायमीटर को 2 से डिवाइड करवा दोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, वो लाइन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने पॉइंट C लिया, यहाँ मैंने पॉइंट D लिया। अब C और D दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए जिस लाइन का मैंने इस्तेमाल किया है, ये पॉइंट लाइन हमारी कॉर्ड कहलाएगी। अब ये लाइन डायमीटर क्यों नहीं है और लाइन AB डायमीटर है, क्यों? रीजन ये है कि जो ये आपका लाइन सेगमेंट CD है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास नहीं हो रहा। अगर लाइन CD सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो जाता तो ये भी क्या बन जाता, डायमीटर बन जाता, लेकिन लाइन AB फिलहाल सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रहा है, तो इसलिए आपका लाइन सेगमेंट AB क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो अभी हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े, हमने पढ़े हैं ओवरऑल ऑलमोस्ट 6 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज कैपिटल O। फिर हमने पढ़ा सर्कमफेरेंस मीन्स द आउटलाइन ऑफ द सर्कल। उसके बाद हमने पढ़ा रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू एनी पॉइंट ऑन द आउटलाइन। फिर हमने पढ़ा डायमीटर, डायमीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस। उसके बाद हमने पढ़ी कॉर्ड। व्हाट इज कॉर्ड? अ कॉर्ड इज जस्ट सिंपली अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द आउटलाइन ऑफ द सर्कल बट नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल।
और अब इसके बाद जो हम पढ़ने लगे हैं नेक्स्ट, वो है हमारा टॉपिक जिसे हम कहेंगे आर्क। क्या पढ़ेंगे? आर्क पढ़ेंगे। आर्क पढ़ेंगे तो फिर आर्क लेंथ पढ़ेंगे। आर्क क्या होती है? आर्क एक ऐसी चीज है, तो आप क्लास 6-7 से भी ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं। जब भी आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ाई गई, कोई डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना, ड्रॉ करना सिखाई गई, तो आपको मिस बताती थी कि भाई आपने इस पॉइंट से उस पॉइंट की तरफ एक आर्क लगानी है। An arc is simply a part of the continuous curve of any circle. किसी भी सर्कल का जो कंटिन्यूअस कर्व है, यानी उसका सरकमफेरेंस है। अगर हम अपने इस सर्कल को कंसीडर करें तो ये इसका कंटिन्यूअस कर्व है, तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे जाकर खत्म हो रहा है। तो इस कंटिन्यूअस कर्व में यानी सरकमफेरेंस का अगर मैं सिर्फ इतना सा सेक्शन ले लूं तो ये पार्ट इसका क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। अब इस आर्क की मुझे लेंथ फाइंड करनी है, यानी इसकी मुझे मालूम करनी है मेजरमेंट, इसकी जो डिस्टेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का आर्क का, हमें वो फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं बोर्ड पर, और वो फॉर्मूला हमारे पास है आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू x डिग्रीज divided by 360 degrees multiply by 2 pi r। जब आप 2 pi r की बात करते हैं तो 2 pi r का मिसने भी यहाँ फॉर्मूला आपको लिखवाया था c के लिए। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 pi r, यानी आपने सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई करवाना है एक ऐसी फ्रैक्शन से जिसमें आप दो एंगल को डिवाइड करवाएंगे। नीचे वाला एंगल जो डिनोमिनेटर पे लिखा हुआ है 360 डिग्रीज, ये आपके इस सर्कल का मैक्सिमम एंगल है 360 डिग्रीज, और जो ऊपर वाला हमारे पास एंगल है x डिग्रीज, ये हमारा कहलाता है सबटेंडेड एंगल। x डिग्रीज हमारे पास क्या कहलाता है? सबटेंडेड एंगल। अब सबटेंडेड एंगल कौन सा होता है? सबटेंडेड एंगल मतलब वो एंगल जो कि हमारी आर्क की वजह से हमारे सर्कल का जो सेक्शन रिजर्व हो गया। अब आर्क हमारी ये है, हमने सिर्फ इतना पार्ट लेना है सर्कल का। मैं एक काम करती हूँ कि मैं अब रिमेनिंग सर्कल को इरेज कर देती हूँ, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये देखिए, टोटल डिग्रीज तो 360 थी, लेकिन अब आर्क की वजह से जो हमारे सर्कल की डिग्रीज रिजर्व हो गई वो यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल वो 78 डिग्रीज हैं, तो आपकी x डिग्रीज इस वक्त 78 डिग्रीज हैं, और ये 78 डिग्रीज आपका सबटेंडेड एंगल कहलाएगा। तो आपने सबटेंडेड एंगल को 360 डिग्री से डिवाइड करना है, फिर आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 2 pi r से। तो इस तरह आपके पास क्या आ जाएगी? आर्क लेंथ आ जाएगी। आर्क लेंथ की कैलकुलेशन, इसकी मेजरमेंट आ जाएगी। अब जब हम बोर्ड पर अगर गौर करें तो जब हमने आर्क लेंथ की मेजरमेंट के लिए इसने इस तरह से 2 लाइंस ज्वाइन की या ड्रॉ की सेंटर ऑफ द सर्कल तक, तो देखें जो हमारे सर्कल का पार्ट है, ये सेक्शन जो है, इसे हम कहेंगे सेक्टर। क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज जस्ट लाइक अ पिज्जा स्लाइस। ऑनलाइन क्लास में भी हमने इसी की एग्जांपल ली थी। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ लार्ज पिज्जा। हमारे पास एक पिज्जा है, हमने पिज्जा के पहले 4 सेक्शन किए। किस तरह से सेक्शनिंग की जाती है? पहले हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर ये हमारा पिज्जा है तो मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो ये 4 पार्ट्स बन जाएंगे, जिनमें से हर एक पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, जो अभी हमने चैप्टर नंबर 9 में भी यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब अगर मैं इसमें एक मल्टीप्लीकेशन साइन और बना दूं तो अब ये 8 सेक्शंस में डिवाइड हो गया। तो अब इस वक्त आपके इस सर्कल में कितने सेक्टर्स हैं? लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So there are 8 different parts of this circle right now, and each part, each component is known as a sector. इनमें से हर एक पार्ट आपके सर्किल का इस वक्त एक सेक्टर कहलाएगा। हर सेक्टर के अंदर एक आर्क लेंथ शामिल होती है और 2 रेडियस। ये रेडियस नंबर 1 है, ये रेडियस नंबर 2 है। दोनों की मेजरमेंट सेम रहेगी। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, तो जब भी 2 रेडियस मिलेंगे, रेडियस प्लस आर्क लेंथ, तो ये हमारा बन जाएगा सेक्टर का पेरीमीटर, यानी टोटल लेंथ ऑफ द सेक्टर। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि भाई आप इसमें आर्क लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए सबटेंडेड एंगल का इस्तेमाल करोगे, 360 डिग्रीज का इस्तेमाल करोगे। इसी तरह हमारा टॉपिक नंबर 2 है एरिया ऑफ सेक्टर। अगर इसी सेक्टर का हम एरिया फाइंड करें
तो सेक्टर देखें, जिस तरह से आर्क जो है हमारी वो सरकमफेरेंस का हिस्सा था, तो हमने सरकमफेरेंस के फॉर्मूले का ही इस्तेमाल किया आर्क लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर है, अब सेक्टर आपके पास किसका पार्ट है? सेक्टर आपके पास पार्ट है सर्कल का। बाकी सेक्टर्स हम इरेज कर देते हैं जिनकी हम जरूरत नहीं है, फिलहाल हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये मेरा सेक्टर मेरे इस सर्कल का पार्ट है, यानी इसका एरिया इस सर्कल के एरिया से ही निकाला जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, हमें ये भी याद रखना होगा। एरिया ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की इसकी आप इक्वेशन लेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला एरिया ऑफ द सर्कल का, और अगेन हम सबसेंडेड एंगल को टोटल डिग्री से डिवाइड करवा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल से, तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये दो हमारे मेन फॉर्मूला थे, इसके अलावा भी छोटे छोटे डिफरेंट फॉर्मूलाए हैं जो कि आपके इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मिला करके बनाए गए हैं। इन दो मेन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप अच्छी तरह समझ लेते हो, इन पे कमांड हासिल कर लेते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि चैप्टर नंबर 10 में इसके अलावा आपके पास कोई और प्रॉब्लम या कोई बड़ा इशू है। ठीक है जी। आर्क लेंथ दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुन लीजिए। आर्क लेंथ क्या है? आर्क सरकमफेरेंस का हिस्सा है। तो आर्क लेंथ के लिए x डिग्रीज डिवाइडेड बाय 3 डिग्रीज हमेशा सरकमफेरेंस के फॉर्मूला यानी 2 पाई r से ही मल्टीप्लाई होगा। जब आप एरिया ऑफ सेक्टर के लिए काम करोगे तो यही x डिग्रीज और 360 डिग्रीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूले से, जो कि है पाई आर स्क्वायर। इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 10 का रिव्यू हो गया है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो ये टॉपिक्स, इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस आपने कंटेंट की मदद से देखनी है। ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको ब्रीफिंग दी गई है डिटेल। और अब हम आपको दिखाने लगे हैं असेसमेंट कि आप चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 की प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, दिस इज चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। Question number 1 is fill in the blanks. Fill in the blank number 1 is in this figure the bearing of Q from P is dash. अब आप देखिए ब्लैंक नंबर 1, ये है आपकी ब्लैंक नंबर 1। फिगर नंबर 1 यहाँ बनी हुई है। फिगर नंबर 1 में ये आपका पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, और आपको P से लेकर Q तक का जो एंगल है अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन वो बताया गया है 36 डिग्री से। तो इस फिगर में आपकी जो Q की मेजरमेंट है फ्रॉम पॉइंट P, दिस इज योर 36 डिग्रीज। तो P से लेकर Q तक की जो आपकी बेरिंग है वो यहाँ बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से आप एरो बनाएंगे कर, तो ये बेरिंग आपकी हो गई 36 डिग्रीज। अब क्योंकि ये 2 लेटर डिजिट है तो हम इसमें 0 भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन 3D ऑब्जेक्ट राइट एंगल लुक्स मोर और लेस देन। इन 3D ऑब्जेक्ट में जो आपके राइट एंगल्स होते हैं वो हमेशा दिखते हैं मोर मीन्स ज्यादा, और लेस यानी कम। बड़े और छोटे मालूम होते हैं किससे? 90 डिग्री से। तो यहाँ आप 90 डिग्री मेंशन करेंगे। अ बेरिंग इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द, यस, बेरिंग हमेशा नापी जाती है, मेजर की जाती है किस डायरेक्शन से? नॉर्थ डायरेक्शन से। सो यू विल मेंशन नॉर्थ ओवर हियर। नंबर 4 इज दिस डायग्राम शोज एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डैश। नंबर 4 की डायग्राम ये है, देखिए ट्राइंगल ABC बना हुआ है ये, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और पॉइंट A पर एक एंगल हमने बनाया है 30 डिग्रीज का। तो ये डायग्राम आपका एंगल ऑफ एलिवेशन शो कर रही है ऑफ 30 डिग्रीज। द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स एन एंगल ऑफ डैश। एक स्ट्रेट लाइन हमेशा कौन सा एंगल रिप्रेजेंट करती है? यू नो वेरी वेल, दैट इज एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सॉल्व द क्वेश्चंस। सॉल्व दीज क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 9 पे। यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 10. From 9B you will solve question number 1, 3 and 6, and from 9C you will practice very well the question number 1 and the 6. Now on the next page we are having chapter number 10. Chapter number 10, arc length, area of sector and radian measures. Question number 1 is fill in the blanks. Number 1, perimeter of sector. Perimeter of sector, point number 1 को देखिएगा, ये हमारे पास सेक्टर है, ये देखिए एक रेडियस, दूसरा रेडियस, और इनके अंदर शामिल हो जाएगी ये आर्क लेंथ। यहाँ सिर्फ लेंथ लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है ये छोटा सा कर्व जो है कंटिन्यूअस कर्व का पार्ट ये आर्क होती है। तो रेडियस प्लस रेडियस 4 + 4 8, 8 + 12 20। तो यहाँ आपके पास आंसर आएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का आपके पास कॉपी में पूरा फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। ठीक है,
अब पॉइंट नंबर 2 है, इन दिस फिगर द टेंजेंट इज डैश टू द रेडियस। पॉइंट नंबर 2 में आपके पास जो टेंजेंट है, ये हमारी लाइन टेंजेंट है, इसका नाम AB है, टेंजेंट AB, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा रेडियस है। तो हमारा टेंजेंट हमारे रेडियस से हमेशा क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर होता है। अब आप चाहें तो यहाँ ये परपेंडिकुलर का सिंबल भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप परपेंडिकुलर की पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 3, एंगल एट सेंटर। सर्कल के जो सेंटर में एंगल होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है कि जो आपके पास सर्कमफेरेंस का एंगल है उसे आप मल्टीप्लाई बाय क्या करवा लो, 2 करवा लो, यानी डबल सर्कमफेरेंस का एंगल एट सेंटर के इक्वल होगा। नंबर 4 है, द टोटल लेंथ ऑफ एनी फिगर इज डैश। किसी भी फिगर की अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो वो क्या कहलाता है, उसका पेरीमीटर कहलाता है। नंबर 5, 2 रेडियाई एंड आर्क लेंथ मेक्स आर डैश। जब भी 2 रेडियस, रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ द रेडियस, रेडियस जब भी 2 हो जाते हैं उन्हें रेडियाई पढ़ा जाता है, डबल आई के साथ, यूएस इसमें से स्किप हो जाता है। तो जब भी 2 रेडियस मिलेंगे आपके पास और एक लेंथ मिलेगी तो ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं, अ सेक्टर। x डिग्रीज मीन्स डैश एंगल। x डिग्रीज का मतलब होता है कौन सा एंगल, सबटेंडेड एंगल, जिसकी स्पेलिंग इसने बोर्ड पे भी लिखकर दिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम 10th A। यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A, देन क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट A, देन क्वेश्चन नंबर 2, एंड फॉर एक्सरसाइज 10th B you are solving question number 2 and question number 6. Practice these questions very well again and again. Keep solving these questions. And I hope that you have understood all the points regarding our today's lecture regarding chapter number 9 and chapter number 10. Inshallah, we will meet in next video class in video number 3 with the chapter number 5, the applications of mathematics in practical situations. Till then, take care of yourself and goodbye. Allah Hafiz.